बेटा और बहू के झगड़े से परेशान होकर द्वारिका प्रसाद जी अपने कमरे में जाकर के अपना एक बैग लगाते हैं। उसमें अपने दो चार जोड़ी कपड़े रखते हैं और अपनी पत्नी की तस्वीर को रख करके घर से निकल पड़ते हैं। उनके कुछ दोस्त वृद्धाश्रम में रहते थे, उनसे उन्होंने पहले ही बात कर ली थी कि वो भी अब वृद्धाश्रम में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर के रोज रोज कलह को छोड़ करके वृद्धाश्रम जाने का मन बना लिया था। और जिस वक्त वो अपने घर को छोड़ करके बैग ले करके निकल रहे थे, उनके बेटे बहू डाइनिंग टेबल पर बैठ करके चाय पी रहे थे। एक भी बेटे बहू ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप अपना सामान लेकर के कहाँ जा रहे हैं, और ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की कि आप क्यों जा रहे हैं। अपने बेटे बहुओं के व्यवहार से परेशान होकर द्वारिका प्रसाद जी वृद्धाश्रम जाने का मन बना लेते हैं और पिछले 6 महीनों से इधर ही रह रहे हैं। वृद्धाश्रम में उनके बहुत सारे मित्र भी बन गए थे, जिनके साथ बातें करते हैं, योगा करते हैं, चाय नाश्ता भी साथ में करते हैं। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम में बड़ा ही सुकून मिलता था। घर के कलह से मन बहुत छलनी हो गया था। दोनों बेटे मिलकर भी अपनी एक बूढ़े बाप को ढंग से नहीं रख पा रहे थे। मेरी पत्नी तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई थी। एक दिन द्वारिका प्रसाद जी अपने मित्र के साथ वृद्धाश्रम में प्रांगण में बैठे बैठे योगा कर रहे थे। सुबह का वक्त था, तभी उनके वृद्धाश्रम बाहर एक ऑटो रुकता है। वृद्धाश्रम के सभी लोग पलटकर उस ऑटो को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं, लगता है आज फिर से कोई बूढ़ा बुजुर्ग या किसी का माता पिता वृद्धाश्रम में आया है। फिर से कोई बेटा बहू अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने आया है। ऑटो में से एक नौजवान लड़का उतरता है, उसके बाद एक औरत का हाथ पकड़ करके निकालता है, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के करीब रही होगी। उस महिला ने अपने सर पर पल्लू रखा हुआ था, किसी को ठीक से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, और पास में ही खड़ा लड़का जिसने उनको ऑटो से हाथ पकड़ करके उतारा था, वो उससे कुछ बात कर रहा था और वो महिला चुपचाप से उसकी बातों को सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उसमें से एक महिला भी उतरती है और एक बैग उस बुजुर्ग महिला के हाथ में थमा देती है। फिर वापस से दोनों लोग ऑटो में बैठ करके चले आते हैं और उस बुजुर्ग महिला को वृद्धाश्रम के बाहर छोड़कर जाते हैं। भारी मन से महिला आंखों के आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही द्वारिका प्रसाद को देखती है, वो अपने सर से पल्लू को अपने आंखों तक ढक लेती है और बिना कुछ कहे अपने महिला विभाग की तरफ चली आती है। तभी पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, आज फिर एक बार माँ की ममता अपने बच्चों पर बोझ बन गई है। आज फिर माँ के सपनों को तार-तार कर दिया है। द्वारिका प्रसाद जी बार बार उसी महिला के चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उस महिला को जानते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं उस महिला को देखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उस महिला से बात कैसे करें, क्योंकि उस महिला ने तो अपने सिर पर बहुत बड़ा पल्लू लिया हुआ है और हमेशा पल्लू से अपने आधे से ज़्यादा चेहरे को छुपा के रखती है। लेकिन एक दिन वो उस महिला को देख लेते हैं तो उनके तो जैसे होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो जानकी देवी हैं, वो इधर क्या कर रही हैं। द्वारिका प्रसाद के दिमाग में पता नहीं कितने सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि जानकी देवी इधर कैसे आ रही हैं। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाते आता है तो उनका बाहर मित्र खड़ा है, कह रहा है कि चलो अब हमारा खाना खाने का समय हो गया है। सब उधर आ गए और तुम आज नाश्ता करने भी नहीं आए, पता नहीं कहाँ गुमसुम रहने लगे हो। अरे कुछ नहीं, बस आ ही रहा था, कुछ सामान ढूंढ रहा था, अब मिल गया है, तो चलो अभी खाना खाने चलते हैं। खाने की कतार में बैठने के बाद द्वारिका प्रसाद जी बार बार देख रहे थे कि कहीं उनको जानकी जी दिख जाएं और वो उनसे बात कर लें कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। अरे उनका तो भरा पूरा परिवार था और बहू तो हमेशा ये कहती थी कि वो अपने बहू बेटों के साथ बहुत खुश हैं। फिर आज उनको वृद्धाश्रम आने की नौबत कैसे आ गई। द्वारिका प्रसाद जी उधर एक किसी से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो नई महिला वृद्धाश्रम में आई थी, वो खाना खाने के लिए आज नहीं आई। तो उसने कहा कि हाँ माता जी तो आज यहाँ पर नहीं है, वो भी बहुत दुखी हैं, उन्होंने अपने कमरे से बाहर आने से मना कर दिया है। बराबर अपने कमरे में बैठकर रोए जा रही हैं। उनके बच्चों ने उनके साथ जो किया वो उनको भूल नहीं पा रही, बार बार अपने घर को याद कर रही, इसीलिए मैंने उनका खाना भी उनके कमरे में भिजवा दिया। इसीलिए लेकिन द्वारिका प्रसाद जी का मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उनके मन में तो बस ये चल रहा था कि किसी तरह से जानकी देवी से बात करें और पूछें कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। इसीलिए वो शाम को उनके कमरे में जाते हैं। द्वारिका जी को अपने सामने देखकर जानकी जी सकपका जाती हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ इस हाल में कैसे हो। जानकी जी कुछ नहीं कहती हैं, वो चुपचाप अपनी आंखों में आंसू को भरे बैठी रहती हैं। लेकिन अब द्वारिका जी को सुकून नहीं मिलता है। वो कमरे में इधर से उधर टहलने लगते हैं। तभी बीच में कुछ सामान पड़ा था, वो उनसे टकरा जाते हैं और दीवार से उनका सर लग जाता है, जिससे उनको चोट पहुंच जाती है। तभी पास से गुजर रहे अजय कहता है, अंकल जी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप अपना सर दिखाओ, अगर लगी होगी तो अभी मैं आपको पट्टी कर देता हूँ। द्वारिका जी कहते हैं, नहीं मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ी सी ही लगी है, लेकिन बच गया। फिर वो बिना बताए कि जानकी के कमरे से वापस आ जाते हैं और वृद्धाश्रम के बाहर बनी सीढ़ियों पर आकर के चुपचाप से बैठ जाते हैं
और अपने कुछ महीने पहले की उस घटना को याद करने लगते हैं जब वो बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। उनके पैर में बहुत चोट लग गई थी। उनका बेटा खड़ा खड़ा उधर ही देख रहा था। वो अपने बूढ़े पिता को उठाने नहीं आया, बल्कि उल्टा चिल्लाकर बोला, जरा संभल कर काम किया करो, बहुत हड़बड़ी में रहते हो। कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो तब चोट लगाकर बैठ जाते हो और मेरे लिए काम बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं बनता तो ना करो, तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में बैठा करो। पूरे दिन घर में इधर उधर से घूमते रहते हो, ये नहीं कि एक जगह बैठे रहो चुपचाप से। एक दिन द्वारिका जी का चश्मा टूट जाता है। वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता है। तभी बेटा बहू दोनों ही चिल्ला पड़ते हैं कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हैं, कुछ काम धाम तो करते नहीं है। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं तुम्हारी। और ऐसे न जाने कितने बकाए थे जब द्वारका जी को अपने बेटे बहू से अपमानित होना पड़ता था। अपने पुराने ख्यालों में खोए हुए थे, तभी सामने से उनको एक बुजुर्ग मित्र आते हुए दिखाई देते हैं और बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। द्वारका जी उनसे पूछते हैं, क्या बात है मित्र, रामलाल और तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो। रामलाल जी कहते हैं, हाँ आज मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है, इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। और उसने खबर भी भिजवाई है कि आज वो मुझसे मिलने आएगा, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा। मित्र की बातें सुनकर के द्वारका जी नाराज होते हैं और कहते हैं कि तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो जो बेटा तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया है और साल में बस 5 मिनट के लिए तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। द्वारका जी गुस्सा मत करो, कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए तो आएगा ना। शाम को यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन द्वारका जी अपने मित्र की कोई बात को सुने बिना ही अपने कमरे में चुपचाप से जा करके बैठ जाते हैं। अब ये कोई द्वारिका जी या फिर जो जानकी जी की बात नहीं है कि सिर्फ उनकी जिंदगी में वृद्धाश्रम का दर्द है, बल्कि वृद्धाश्रम में हर एक रहने वाले बुजुर्ग की हर एक कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई उसका दर्द है। बिना किसी बड़ी वजह के तो कोई वृद्धाश्रम नहीं आता है, कोई भी अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम नहीं आता है जब तक कि वो अपनी नाक तक थक नहीं जाता है। सबकी अपनी अपनी कड़वी दर्द भरी कहानियां हैं, लेकिन सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भुलाकर अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग समय के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं और खुश रहने लगते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। और उन्हीं में से 2 लोग ऐसे थे जो कि बार बार अपने घर परिवार को याद करते रहते थे। उनके मन में अपने घर के लिए लगाव भी था, लेकिन उसी घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव ही थे। एक दिन द्वारिका जी को वृद्धाश्रम का एक व्यक्ति आकर के बताता है कि उनके बेटे उन्हें लेने आए हैं। तो गुस्से के साथ साथ हैरान भी होते हैं कि आज उनके बेटे उनको कैसे लेने आ गए। ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर अपने दोनों बेटों को देखकर चौंक जाते हैं। गुस्से से अपने बेटों को कहते हैं, तुम दोनों इधर क्यों आए हो, चले जाओ इधर से, मुझसे मिलने की कतई जरूरत नहीं है, यहाँ पर खुश हूँ। तभी बड़ा बेटा आकाश कहता है, पिताजी आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है और घर पर पार्टी रखी है, सारे आस पड़ोस वाले और सभी रिश्तेदार आएंगे, तो आप भी उस पार्टी में आइए, अपने पोते को आशीर्वाद दीजिए। द्वारका जी कहते हैं, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, अपनी इज्जत को बचाने के लिए बुलाने आए हो। अरे सारे रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी किधर हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे, इसीलिए मुझे बुलाने आए हो। तुम दोनों अभी के अभी इधर से निकल जाओ, मैं किसी के साथ भी नहीं आने वाला हूँ। तभी छोटा बेटा बातों की चाशनी बना करके कहता है, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ पर आपके मित्र भी आ रहे हैं, उनको मैंने भी पार्टी में बुलाया है, वो आएंगे और आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीने से मैं वृद्धाश्रम में हूँ तो एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए और ना ही मेरी खबर ली। अरे मिलना तो दूर, एक फ़ोन करके ये भी नहीं पूछा कि आप घर छोड़ करके वृद्धाश्रम क्यों चले गए, और आज ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर लेने के लिए आ गए हो। अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अपने घर को छोड़ करके दोनों बेटे आपस में प्लान करते हैं कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम इनको अपने घर लेकर आ सकेंगे और 4 रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसीलिए दोनों फिर से रोनी सूरत लेकर द्वारका जी के पास जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, पिताजी माफ कर दो, अब चलो ना, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते को देखने का मन नहीं कर रहा। पोते की बात सुनकर के द्वारका जी पिघल जाते हैं। उनका भी अपने पोते को देखने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन दोनों बेटे बहू की करतूत की वजह से वो घर पर नहीं जाना चाहते थे। पोते की वजह से वो घर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक शर्त रख दी कि मैं घर चलूंगा और जैसे ही पोते का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद तुम लोग मुझे छोड़ने आओगे। तुम दोनों बेटे और दोनों बहुएं मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। दोनों बेटे इतनी छोटी सी बात के लिए तैयार हो जाते हैं। पोते का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, सभी लोग अच्छे से मिलते जुलते हैं। द्वारका जी के पुराने मित्र भी उनको मिलते हैं। वो किसी से कुछ नहीं कहते, हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी को एंजॉय करते हैं और फिर सोचते हैं, कल मैं तुम्हें वृद्धाश्रम में जो दिखाने वाला हूँ उसको देख करके तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। रात में अपने घर में जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी कल्याणी जी की याद आ जाती है और वो अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। अरे एक रोटी और ले लीजिए ना, अभी गरम गरम सेक रही हूँ, आपको खरी खरी रोटी बहुत पसंद है। अरे नहीं कल्याणी, अब मेरा पेट भर गया है। कितना खिलाओगे अपनी पत्नी के समय पर तो मैंने 1 गिलास पानी उठाकर भी नहीं पिया था, लेकिन बहू बेटे ने तो मुझे एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया था और सारे छोटे मोटे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए थे।
घर के साथ सब्जी लाने से लेकर बाहर साफ सफाई करने का तक का सारा काम मैं ही करता था। जब तक मेरी पत्नी थी मुझे कोई काम करना नहीं पड़ता था। अपनी पत्नी की यादों को याद करते पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह उठे तो बहू बेटे तो पहले से ही उनका वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार थे। द्वारका जी होकर उठते हैं और देखते हैं कि बहू बेटे नहा करके तैयार हो गए हैं कि चलो पिताजी को वापस से वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उनका इधर ही रुकने का मन बन जाए। वो अपने बेटे बहू की मनसा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसीलिए वो भी जल्दी से नहा करके तैयार हो जाते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं कि चलो बेटा आज तुम वृद्धाश्रम में वो देखोगे कि दोबारा से किसी को वृद्धाश्रम भेजना भूल जाओगे। चारों बहू बेटे उस कार में बैठ जाते हैं। द्वारका जी भी कार में बैठ जाते हैं और अपने घर को निहारते हैं। फिर सोचते हैं ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ पर तो बेटे बहुओं को भगाने की पड़ी है तो रहकर क्या करेंगे, अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है। अपने हिसाब से खाना है, अपने हिसाब से रहना है, अपने हिसाब से सब काम करना है, किसी की चिक नहीं सुननी है। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकती है, बेटे बहू कार से उतर कर उसके बाहर खड़े हो जाते हैं। द्वारका जी भी कार से उतरते हैं और अंदर को जाने लगते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो बच्चे कार में बैठने लगते हैं। तो द्वारका जी उन्हें आवाज देते हैं, अभी रुको, वापस मत जाओ, मुझे तुमसे किसी को मिलाना है। चारों बेटे बहू के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंच करके द्वारका जी वहीं एक काम करने वाले व्यक्ति से जानकी जी को बुलाते हैं। जानकी जैसे बाहर आते हैं वैसे ही बेटे बहू उनको देख करके दंग रह जाते हैं और बहू तो भाग करके उनके गले लग जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। कहती है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो, आप इधर कब आई, और आपने मुझे बताया भी नहीं कि मुझे तो यही लग रहा था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि तुम वृद्धाश्रम में हो, तो मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कब से पूछ रही थी। कितने दिनों से माँ से बात नहीं हो रही है, माँ कहाँ है, एक बार मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसीलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पा रही थी। मुझे लग रहा था कि तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई हो, मुझे क्या पता कि तुम वृद्धाश्रम में हो। जानकी जी अपनी बेटी से गले लगकर फुट फुट कर रोती हैं और कहती हैं, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे, वो तो मुझे महीनों भर पहले से इस वृद्धाश्रम में छोड़ करके गए हैं और मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं। लेकिन थोड़ा संभल के बाद जानकी जी अपनी बेटी से कहती हैं, बेटा तुम भी मुझसे दूर ही रहो, तुम, मैं और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क नहीं। मैं जब इस वृद्धाश्रम में आई थी तब मैंने इधर द्वारका जी को देखा था। द्वारका जी ने इधर मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। अगर मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी तो अपने ससुर को घर से निकाल दिया है। तो मेरा बेटा मेरी में कोई फर्क नहीं, मेरी तो दोनों ही औलाद निकम्मी निकली। मुझे तो अपने दोनों ही औलाद पर शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। और वो अपनी बेटी का हाथ झटक करके दूर जाकर के खड़ी हो जाती हैं। अपनी माँ की बातों को सुन करके उनका सर शर्म से झुक जाता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। बेटे बहू माफ़ी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ और मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। अब आप घर चलिए ना, मैं आपको ससुर जी को अच्छी तरह से घर पर रखूँगी। लेकिन दोनों लोग ही घर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, अब मुझे किसी बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना, हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी हैं। अब हम दोबारा से धोखा नहीं खाना चाहते, क्योंकि अब इतनी उम्र भी नहीं है कि बार बार हम अपने बेटे के धोखे को झेल सकें। इतना कह करके वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बहू बेटा अपना सा मुँह लेकर के कार में बैठ जाते हैं और संध्या भी उसी वृद्धाश्रम के प्रांगण की जमीन पर बैठकर बहुत देर तक रोती रहती है। इतना कहकर वो दोनों अपने कमरे में चले आते हैं। बेटे बहू उसी वृद्धाश्रम के प्रांगण में जमीन पर बैठकर बहुत देर तक रोते रहते हैं। आज उन्हें अपने की पर बहुत पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी जरूर से जरूर बताएं। मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।